हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 8 जुलाई 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एनजीटी के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? यानी दोस्तों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका शिव कुमार सिंह। कौन बने हैं दोस्तों? शिव कुमार सिंह। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो अभी हाल ही में कामेश्वर राव कोडाबंती जो हैं एसबीआई के सीएफओ बने हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में भारत के सीएजी हैं और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए गए हैं अभी हाल ही में। दोस्तों, राष्ट्रीय हरित अधिकरण जिसे हम एनजीटी बोलते हैं, तो उसके सदस्य न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह को एनजीटी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। यानी दोस्तों, जो न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह हैं वो एनजीटी के सदस्य भी हैं और वो कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी अब काम करेंगे। दोस्तों, उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष क्यों बनाया गया है? क्योंकि वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष थे आदर्श कुमार गोयल, तो वो 6 जुलाई 2023 को रिटायर्ड हो गए हैं, इसलिए उनकी जगह अब शिव कुमार सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। बात आई है एनजीटी की, तो एनजीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। दोस्तों, एनजीटी का उद्देश्य क्या होता है? तो एनजीटी का उद्देश्य है कि पर्यावरणीय मुद्दों का तेजी से निपटारा किया जाए। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। एनजीटी से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, एनजीटी के 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में। और एनजीटी के द्वारा जो पर्यावरणीय संबंधी मुद्दे होते हैं उनका निपटारा 6 महीने के अंदर किया जाता है। तो ये कंडीशन आप नोट जरूर करिएगा, क्योंकि ये पूछा गया है कि एनजीटी के द्वारा कितने समय के अंदर पर्यावरणीय संबंधी मुद्दों का निपटारा किया जाता है, तो 6 महीने के भीतर। दोस्तों, एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है और अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है या फिर उसकी 65 वर्ष की आयु तक होता है। जो पहले हो जाए वही उसका कार्यकाल होगा। और अध्यक्ष की पुनर्नियुक्ति नहीं होती है कि अगर कोई व्यक्ति एक बार अध्यक्ष बन जाता है तो वह दोबारा से अध्यक्ष नहीं बनेगा। हाल ही में की गई कुछ प्रमुख नियुक्तियां भी डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, उत्तम लाल अभी हाल ही में नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के डायरेक्टर बने हैं। पीटर एल्वर्स जो हैं वो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। अमित अग्रवाल यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ बने हैं। सुबोध कुमार सिंह नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल बने हैं। अतुल वर्मा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक बने हैं। इसके अलावा पीएम प्रसाद जो हैं वो अभी हाल ही में कोल इंडिया के सीएमडी यानी चेयरमैन और एमडी नियुक्त किए गए हैं। एमयू नायर नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बने हैं और जनार्दन प्रसाद भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक बने हैं। दोस्तों, आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जाइए, स्टडी कर ऑफिशियल आप सर्च करेंगे तो हमारा चैनल मिल जाएगा और चैनल को ज्वाइन करेंगे तो पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा पीडीएफ हमारे ऐप पर भी उपलब्ध है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर भी करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लालियान ज्वाला चांगटे को। किसे दोस्तों? लालियान ज्वाला चांगटे को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा कुछ पुरस्कार वितरित किए गए हैं और उसमें जो लालियान ज्वाला चांगटे हैं उन्हें 2022-23 के लिए पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है। याद रखिएगा,
लालियान ज्वाला चांगटे जो हैं ये मिजोरम से रिलेटेड हैं और दोस्तों ये पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। इसके अलावा मनीषा कल्याण को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन महिला प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है और क्लिफोर्ड मिरांडा को सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच चुना गया है। इसके अलावा प्रिया पर्थी को सर्वश्रेष्ठ महिला कोच चुना गया है और आकाश मिश्रा को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है और सिलजी साजी को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है महिला के रूप में। तो दोस्तों ये जो पुरस्कार हैं इन्हें आप नोट जरूर करिएगा। बात करते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की, तो इसे हम अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना 23 जून 1937 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं कल्याण चौबे। दोस्तों इसके उपाध्यक्ष हैं नलपद अहमद हारिस और यह भारत में फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी के रूप में काम करता है। दोस्तों फुटबॉल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत ने जीता है। फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 उरुग्वे ने जीता है और फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 का आयोजन इंडोनेशिया में किया जाएगा और 132वें डूरंट कप जो कि फुटबॉल से रिलेटेड है उसका आयोजन कोलकाता में किया जाएगा और फीफा फुटबॉल रैंकिंग में भारत 100वें स्थान पर पहुंच गया है और अर्जेंटीना पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रेड्स ऐप किसने लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये जो थ्रेड्स ऐप है यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है, तो इसको किसने लॉन्च किया है। तो दोस्तों जो मेटा कंपनी है उसके द्वारा अभी हाल ही में थ्रेड्स ऐप को लॉन्च किया गया है। दोस्तों थ्रेड्स ऐप उसी प्रकार से है जिस प्रकार से ट्विटर है, यानी जो थ्रेड्स ऐप है वो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट का मतलब क्या होता है दोस्तों, जहां पर आप कम शब्दों में अपनी बात को कहते हैं, तो ऐसी साइट को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट बोलते हैं। जैसे ट्विटर में आप कुछ सीमित शब्दों में ही बात को कह सकते हैं, उसी प्रकार से जो थ्रेड्स ऐप लॉन्च किया गया है वहां पर भी आप सीमित शब्दों में ही अपनी बात को कह सकेंगे। ठीक है, तो ये जो थ्रेड्स ऐप है इसको मेटा ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। मेटा को पहले हम फेसबुक के नाम से भी जानते थे। दोस्तों जो थ्रेड्स ऐप है इसमें 500 कैरेक्टर और 5 मिनट का वीडियो सपोर्ट है, यानी 500 कैरेक्टर में लिख सकते हैं और 5 मिनट का वीडियो भी इसमें अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों यह जो थ्रेड्स ऐप है ये इंस्टाग्राम पर आधारित ऐप है। बात करते हैं मेटा की, तो मेटा को स्थापित किया गया था 4 जनवरी 2004 को और दोस्तों मेटा को पहले फेसबुक कंपनी के नाम से भी जाना जाता था और जो मेटा के संस्थापक हैं वो हैं मार्क जुकरबर्ग और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया अमेरिका में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष और सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग। दोस्तों 2023 में लॉन्च किए गए प्रमुख ऐप डिस्कस करते हैं। तो आयु ऐप कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। जन निगरानी ऐप जम्मू कश्मीर के द्वारा, ई अमृत ऐप नीति आयोग के द्वारा, स्केल ऐप केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, जलदूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा और प्रहरी ऐप बीएसएफ और गृह मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके अलावा शैली ऐप केरल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की यात्रा पर गए हैं। तो दोस्तों विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हैं वो तंजानिया की यात्रा पर गए हैं। किस देश की यात्रा पर दोस्तों? तंजानिया की यात्रा पर। अभी हाल ही में सूरीनाम की यात्रा पर द्रौपदी मुर्मू जी गई थी। अमेरिका की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे। दोस्तों विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 से 8 जुलाई 2023 तक तंजानिया की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। और दोस्तों जो तंजानिया का एक स्थान है जंजीबार, वहां पर उन्होंने आईएनएस त्रिशूल के स्वागत समारोह में हिस्सा लिया। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का उन्होंने उद्घाटन भी किया है। और एस जयशंकर 10वीं भारत तंजानिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता भी करने वाले हैं। दोस्तों एक और पॉइंट याद रखिएगा कि आईआईटी मद्रास जो है वो तंजानिया के जंजीबार में अक्टूबर 2023 में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित भी करने जा रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं एस जयशंकर जी की यात्रा से रिलेटेड। दोस्तों बात करते हैं तंजानिया की, तो तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप में है। कैपिटल है इसकी डोडोमा।
राष्ट्रपति हैं सामिया सुलूहु हसन, प्रधानमंत्री हैं कासिम मजालेवा और यहाँ की जो करेंसी है वो है तंजानिया शिलिंग। और दोस्तों तंजानिया में अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसका नाम है किलिमंजारो। ठीक है, तो माउंट किलिमंजारो किस देश में है? तंजानिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिरामल फाइनेंस के द्वारा पहली महिला शाखा कहाँ खोली गई है? आंसर हो जाएगा इसका कोच्चि में। कोच्चि कहाँ है दोस्तों? केरल में है। यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो इंदौर की बात आई है, तो इंदौर को हम रिलेट कर सकते हैं कि इंदौर ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय है। हैदराबाद में भारत का पहला गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया था। गया बिहार में भारत का सबसे बड़ा रबर डैम है और कोच्चि केरल में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा शुरू की गई है। दोस्तों पिरामल फाइनेंस ने महिला ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कोच्चि केरल में त्रिपुनिथुरा में मैत्री नामक पहली पूर्ण महिला शाखा खोली है। दोस्तों इस शाखा में 7 से 15 महिला कर्मचारियों की एक टीम है। बात कर लेते हैं पिरामल ग्रुप की, तो इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में और इसके चेयरपर्सन है अजय पीरामल। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में लगभग 7600 करोड़ रुपए की लागत से 10 परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? आंसर हो जाएगा इसका छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में पीएम मोदी जी के द्वारा 7600 करोड़ रुपए की लागत से 10 परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो जो तमिलनाडु है वो भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में पहले स्थान पर है। छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो अभी टीएस सिंहदेव जो हैं वो नए उप मुख्यमंत्री बने हैं। उत्तर प्रदेश की बात आई है तो गौ हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन अभी हाल ही में शुरू किया गया है। और मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में पीएम मोदी ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की है। दोस्तों पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में करीब 7600 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। इसके अलावा उन्होंने 1300 करोड़ रुपए की लागत से बनी 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है। इसके अलावा कोरबा में स्थित इंडियन ऑयल की एलपीजी बॉटलिंग प्लांट को भी राष्ट्र को समर्पित किया है। इसके अलावा अंतागढ़ से रायपुर के बीच नई ट्रेन सेवा का उद्घाटन भी अभी हाल ही में पीएम मोदी ने किया है। बात आई है छत्तीसगढ़ की, तो दोस्तों छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को हुई थी और यह मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। राजधानी इसकी रायपुर है। विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। उप मुख्यमंत्री हैं टीएस सिंहदेव। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 90 हैं। राज्यसभा सीटें 5 हैं और लोकसभा की सीटें 11 हैं। छत्तीसगढ़ की जो सीमा है वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र और तेलंगाना से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबूथिरी का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो दोस्तों वह एक चित्रकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगर हम बात करें नंबूथिरी की तो वह केरल राज्य से रिलेटेड थे। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस करते हैं। तो वीर देवेंद्र सिंह का निधन हुआ है। ये पंजाब के पूर्व डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं। प्रकाश सिंह बादल पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनका निधन हुआ है। तारिक फतेह का निधन हुआ है जो कि पाकिस्तानी कनाडाई पत्रकार थे। जलबाला वैद्य का निधन हुआ है जो कि प्रसिद्ध रंगमंच अभिनेत्री थी। जगन्नाथ महतो का निधन हुआ है जो कि झारखंड की शिक्षा मंत्री थे। सारा थॉमस का निधन हुआ है जो कि मलयालम उपन्यासकार थे। सलीम दुरानी का निधन हुआ है जो कि पूर्व क्रिकेटर थे। और गार्डन मूर का भी निधन हुआ है जो कि इंटेल के सह संस्थापक थे। तो दोस्तों ये हाल ही में हुए प्रमुख निधन है। अगला प्रश्न है FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब किस देश ने जीता है? तो दोस्तों FIH हॉकी प्रो लीग का जो खिताब है वो नीदरलैंड ने जीता है। किसने जीता है? नीदरलैंड ने। तो नीदरलैंड FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 का सीजन का विजेता बन गया है। और जो ग्रेट ब्रिटेन है वो दूसरे स्थान पर रहा है। बेल्जियम तीसरे स्थान पर रहा है। और याद रखिएगा भारत जो है वो 16 मैचों में 30 अंक हासिल करके चौथे स्थान पर रहा है। भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह FIH प्रो लीग 2022-23 में 18 गोल के साथ टॉप स्कोरर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर बात आई है FIH की, तो इसे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के नाम से जाना जाता है। इसका गठन हुआ था 7 जनवरी 1924 को। मुख्यालय इसका लॉजेन
स्विट्जरलैंड में है। लॉजेन को लुसाने भी बोलते हैं। अध्यक्ष हैं तैयब इकराम। दोस्तों, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जर्मनी ने बेल्जियम को हरा करके जीता था और यह खिताब जो है वो उड़ीसा में हुआ था, याद रखना है। 2026 में पुरुष हॉकी विश्व कप का जो आयोजन है वो बेल्जियम और नीदरलैंड में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया जाएगा? तो 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों, 2:35 पर इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। और इसरो के जो चीफ हैं एस सोमनाथ, उन्होंने अभी हाल ही में ये बताया है कि ये जो चंद्रयान है ये 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर पहुंच जाएगा, उसकी लैंडिंग करेगा। दोस्तों, अभी हाल ही में चंद्रयान 3 को लॉन्चिंग व्हीकल LVM-3 में फिट किया गया था, तो इसलिए ये फिर से न्यूज में आया था। अगला प्रश्न है, अमा पोखरी परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो अमा पोखरी परियोजना जो है वो उड़ीसा राज्य में शुरू की गई है। दोस्तों, उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, तो उन्होंने अमा पोखरी परियोजना का अभी हाल ही में शुभारंभ किया है। इस परियोजना का उद्देश्य ये है कि राज्य के शहरी क्षेत्रों में जो जल निकाय हैं उन्हें पुनर्जीवित करना। उड़ीसा सरकार ने अभी हाल ही में मो जंगल जामी योजना शुरू की है। उड़ीसा में अभी हाल ही में कृषि त्योहार राजा उत्सव मनाया गया है। उड़ीसा में एक नई आवास योजना शुरू की गई है जिसका नाम है मो घर। कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद हम जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला क्वेश्चन था, SBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी CFO कौन बने हैं? कामेश्वर राव कोदावंती। भारत ने स्टार्टअप 20 की मसाल किस देश को सौंपी है? ब्राजील को। राजनीतिक दलों को अपने वित्तीय विवरण दाखिल करने की अनुमति देने के लिए पोर्टल किसने लॉन्च किया है? चुनाव आयोग ने। किसी एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में 2 अवार्ड मिले हैं NMDC को। जिमैक्स 23 समुद्री अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो ये भारत और जापान के बीच आयोजित किया जा रहा है। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? आधव अर्जुन बने हैं। कैबिनेट ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक को मंजूरी दी है। इसका उल्लंघन करने पर संस्थाओं पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? 250 करोड़ रुपए तक का। बुधनील कंठ धर्मशाला का उद्घाटन नेपाल में किया गया है। इसे किस देश के अनुदान से बनाया गया है? तो इसे भारत के अनुदान से बनाया गया है। मो जंगल जामी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह उड़ीसा में शुरू की गई है। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम जीके के कुछ MCQ डिस्कस करेंगे। ये MCQs आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, यानी किस वर्ष हुई थी? तो 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो भाग 3 में किया गया है। दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? एसिटिलीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो दोस्तों इन्हें नोट भी कर लीजिएगा आप। किस क्षेत्र से उत्कृष्ट कार को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि पुलित्जर पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभाजी ने करवाया था। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था कामेश्वर राव कोदावंती। तो लगभग सभी ने इसका आंसर दिया है। दोस्तों, इसी प्रकार से आपको आंसर देना है। कुछ लोगों ने बेहतरीन तरीके से बताया है, डिटेल से बताया है, तो आप भी जितनी भी जानकारी आपको पता है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का क्वेश्चन है, थ्रेड्स ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।